Let's start with pure rolling. प्योर रोलिंग क्या होता है ये देखेंगे अब हम। तो प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बिना जब रोलिंग होती है तो उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखो टेक्निकली, पहले तो लिखने से पहले समझ लेते हैं। लेट्स से एक हमारे पास एक व्हील है और जो आगे भी बढ़ रहा है वी वेलोसिटी से और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी हो रहा है। तो अगर ये जिस भी रोड पर या जिस भी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उस पर अगर इसको प्योर रोल करना है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी नेट ज़ीरो होनी चाहिए। एंगुलर के टर्म्स में ये ओमेगा आर से इधर जा रहा है, लेट्स से इसकी रेडियस आर है और वी से इधर जा रहा है। तो अगर प्योर रोलिंग होनी है तो वी मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तभी ये एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और तभी ये रेस्ट पे आएगा मोमेंटरली। ठीक है, अच्छा सिमिलरली सो दिस इज लाइक अल्फा ज़ीरो है यहाँ पर। अल्फा ज़ीरो यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चल रहा है ये ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। बट कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टायर जब गाड़ी चलाते हैं तो टायर जो स्टार्ट करते हैं जस्ट, तो टायर धीरे धीरे चलना शुरू होता है, फिर और तेज चलता है, फिर और तेज चलता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। मतलब ये वी क्वांटिटी है, ये बढ़ती है और साथ में ओमेगा भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये वाली तो सिचुएशन हो गई व्हेन यूनिफॉर्म है। बट एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब एसेलरेट कर रहा हो। तो सेकंड सिचुएशन को देखते हैं, व्हेन इट इज एसेलरेटिंग। पहली वाली सिचुएशन क्या थी, व्हेन इट इज नॉन एसेलरेटिंग। और दूसरी वाली सिचुएशन क्या है, व्हेन इट इज एसेलरेटिंग। ठीक है, तो एसेलरेट हो रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, लेट्स से एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए और एंगुलर एसेलरेशन इज आल्सो देयर, एंगुलर एसेलरेशन इज अल्फा। अब हम इस पॉइंट का एसेलरेशन देखते हैं, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है ये, उस पॉइंट का एसेलरेशन देखते हैं। तो एंगुलर की वजह से, लेट्स से रेडियस आर है, एंगुलर की वजह से एसेलरेशन इस तरफ होगा, दैट इज अल्फा आर। और ट्रांसलेशन की वजह से एसेलरेशन इस तरफ होगा, दैट इज ए। और इस पॉइंट को अगर प्योर रोल करना है, इस टायर को या इस डिस्क को प्योर रोल करना है, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट बी एट रेस्ट, मतलब कि नॉन एसिलरेटिंग होना चाहिए। तब क्या कंडीशन बन जाएगी, अल्फा आर मस्ट बी इक्वल्स टू ए, सो ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर। ठीक है, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही हो तो v मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा आर एंड a मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा आर। ये हमें याद रखना है। ये बात समझ में आई। ना रिस्पॉन्ड करते रहो, यस सर नो सर बोलते रहो, ताकि मुझे पता चलता है तुम सोए नहीं हो। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, क्या फाइनली याद रखना है हमें उस बात को लिख लेते हैं। तो लिखो, इफ रिलेटिव वेलोसिटी, इफ रिलेटिव वेलोसिटी, इफ रिलेटिव वेलोसिटी at point of contact, at point of contact, point of contact, at point of contact and relative acceleration, and relative acceleration and relative acceleration along the along the tangential direction, along the tangential direction, along the tangential direction at point of contact, at point of contact, at point of contact is zero, is zero, then the object, then the object, then the object is said to be
is said to be in pure rolling on that surface. ठीक है, कहने का क्या मतलब वही कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब इधर और इधर वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए. सिमिलरली रिलेटिव एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि v is equals to omega r and a is equals to alpha r. So ultimately what we have to remember during solving questions that for pure rolling on fixed surface v is equals to omega r and a is equals to alpha r. ये याद रखना है. ठीक है, लिख लिया सबने यहाँ तक? एवरीबॉडी? सुरभि, कृतिका? ओके, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पर, तो बताना कि क्या होगा यहाँ पर. तो वी हैव अ टायर. ठीक है, एक टायर है हमारे पास और वो एक सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है. तो इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. ठीक है, और जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड v है और कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है इस पे. जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज पॉइंट b. ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट a और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट d. ठीक है, सो इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. सो फाइंड वेलोसिटी and acceleration of points A, B and D. A, B और D का हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है, एंड इसकी रेडियस r है. तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो क्लियरली ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है क्योंकि इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू ओमेगा r. तो क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ओमेगा होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाय r. ठीक है, अब पॉइंट डी को पकड़ लेते हैं. डी को सबसे पहले, तो पॉइंट डी को पकड़ लेते हैं. पॉइंट डी को पकड़ लिया. अगर रोटेशन के नज़रिए से देखा जाए तो ये वाले पॉइंट की स्पीड किस तरफ आएगी? इस तरफ. दैट इज़ व्हाट? ओमेगा आर. और अगर ट्रांसलेशन के नज़रिए से देखा जाए तो स्पीड किस तरफ आएगी? वो भी इसी तरफ आएगी, v. तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी पॉइंट डी की? ओमेगा आर प्लस v. सो वी कैन राइट. कुछ बोल रहे हो आदर्श? हाँ, ये समझ में आ रहा है. वी डी को हम क्या लिख पाएंगे फिर? v प्लस ओमेगा आर. तो v प्लस ओमेगा आर, ओमेगा आर ही v के बराबर है. ओमेगा आर ही v के बराबर है. तो वी कैन राइट इट लाइक v प्लस v आई कैप. दैट इज 2v आई कैप. ये समझ में आया? ठीक है, अब ए को पकड़ लेते हैं. ए पॉइंट को पकड़ो, ए पे फोकस करो. ए पे ट्रांसलेशन की वजह से किस तरफ होगी वेलोसिटी? इसको थोड़ा मिटा के मैं छोटा बना देता हूँ ताकि ढंग से दिख जाए. ट्रांसलेशन की वजह से ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी इस तरफ v, और रोटेशन की वजह से किस तरफ होगी? इस तरफ. कितनी? ओमेगा आर, जो कि v के बराबर ही है. तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कैसे लिखेंगे अपन? v तो i की तरफ
और वी जे की तरफ, सो वी आई कैप प्लस वी जे कैप। इनफैक्ट जे माइनस की तरफ है तो ये माइनस आना चाहिए यहाँ पर, माइनस वी जे कैप। ये समझ में आया? अब पॉइंट बी, बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो प्योर रोलिंग हो रही है तो इसका आंसर तो हम धड़ाम से लिख देते हैं। बी की वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो, है ना? क्यों होगी ज़ीरो? क्योंकि ओमेगा आर इस तरफ और वी इस तरफ, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, वी आई कैप माइनस वी आई कैप, तो दैट इज ज़ीरो। ओमेगा आर ही वी के बराबर है। तो ये तो हो गई भाई वेलोसिटीज़ की बात। अब हमें एसिलरेशन भी लिखना है सबके, तो एसिलरेशन भी लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पॉइंट डी को पकड़ लेते हैं, तो पॉइंट डी, ठीक है। तो पॉइंट डी कैसा, किस मोशन में है, गौर से देखो इसको। पॉइंट डी एक तो लीनियर मोशन में है और एक सर्कुलर मोशन में है। तो लीनियर वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस, है ना? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए कितना होगा? ज़ीरो, और अल्फा भी ज़ीरो है इसका। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट है, दिस इज जस्ट रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है गोल गोल। एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ जस्ट रोटेटिंग। इफ इट्स रोटेटिंग, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी, एक सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, दैट इज व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर। और डायरेक्शन किधर होगा उसका? उसका डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ यानी कि माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप। सिमिलरली पॉइंट ए, पॉइंट ए का भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा एक्सेलरेशन का, और डायरेक्शन किधर रहेगा? डायरेक्शन रहेगा सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, और डायरेक्शन इज माइनस आई कैप, ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट बी भी सेम मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेट कर रहा है और डायरेक्शन किस तरफ? सेंटर की तरफ, यानी कि प्लस जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये पॉइंट बी है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर प्लस जे कैप। आया? ये समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो एफ इज इक्वल्स टू एम ए लिखा था, या हम जो भी डायनामिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें ये मान के करते थे कि पूरा का पूरा जो बॉडी है वो एक पार्टिकल साइज़ की है। भले वो बहुत बड़ा ब्लॉक होता था लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा होता था, हम उसको लीनियर मोशन में ही मानते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सामने सिचुएशन आ जाए कि चल भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है, सीधे भी चल रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो फिर हमको टॉर्क वाली इक्वेशन भी लगानी पड़ेंगी। तो वो सारी की सारी इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं जो हमने पहले देखी हुई हैं। तो नाउ वी विल राइट फॉर्मली द dynamics of of general motion of a rigid body, of a rigid body। ठीक है, तो बेसिकली जो एक इक्वेशन हम यूज़ करते थे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाली, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी जब पॉइंट पार्टिकल होता था, है ना? कि ऐसे एफ इस पे फोर्स लग रहा है, मास इसका एम है, तो एक्सेलरेशन इसका ए कैसे निकालेंगे? एफ इज इक्वल्स टू एम ए करके, या एक्सेलरेशन बताया तो फोर्स निकाल लेते थे। बट
दिक्कत तब आएगी हमें जब ये रिजिड बॉडी हो। तो इमेजिन करो कि एक रिजिड बॉडी है, बहुत बड़ी है, इट इज़ नॉट पार्टिकल बट कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स। तो मान लो सपोज इस पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है ये कुछ रोटेशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा हो कि ये थोड़ी सी रोटेट भी हो रही हो। तो अब अगर रोटेट हो रही है तो एसेलरेशन इस पॉइंट का कुछ और हो सकता है, इस पॉइंट का कुछ और हो सकता है, इस पॉइंट का कुछ और हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, हर पॉइंट का कुछ कुछ अलग एसेलरेशन हो सकता है। कि मान लो ये रोटेशन इफेक्ट की वजह से इसका एसेलेशन इस तरफ आ जाए, इसका एसेलेशन इधर आ जाए, इसका इधर आ जाए, इसका इधर आ जाए। तो हम किस पॉइंट का एसेलरेशन लिखें? मतलब फोर्स तो लिख देंगे कि भाई चलो ये बॉडी मान ली हमने, दिस इज द बॉडी, और फोर्स इस तरफ लिख दिया, बट एसेलरेशन किसका लिखें? है ना, इस पॉइंट का, इस पॉइंट, किस पॉइंट का? तो एक इंट्यूटिव दिमाग में थॉट हमेशा ऑन रहना चाहिए कि वी हैव टू राइट एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड एज दिस, we have to write force is equals to mass into acceleration, where acceleration will be the acceleration of center of mass। ये बात समझ में आ रही है? वेक्टोरिकली हमको इस तरीके से लिखना है अब। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो फोर्स टॉर्क जनरेट करता है। इस पॉइंट के अबाउट कुछ और टॉर्क जनरेट करेगा क्योंकि डिस्टेंस अलग होगा, इस पॉइंट के अबाउट कुछ और टॉर्क जनरेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट कुछ और टॉर्क जनरेट करेगा। टॉर्क अलग अलग होंगे इन सब पॉइंट के अबाउट। तो किसके अबाउट टॉर्क लिखें? सिमिलरली आई भी अलग होगा, जैसे यहाँ पे लिखना है आई तो कुछ और अलग होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो याद रखना है हमें कि टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। ठीक है, so while writing F is equals to ma and tau is equals to I alpha, we have to remember that all the things which we cannot write, वैसे हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग हो सकती हैं, उसको हमें किसके अबाउट लिखना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, सो लेट्स राइट ICM is equals to moment of inertia about axis passing through center of mass। passing through center of mass, है ना। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, अल्फा वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क CM इज नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी VCM is velocity of center of mass, and ACM is the acceleration of center of mass, and this F external is the net force acting on the system, is the net external force acting on the system। ठीक है, तो सारी की सारी इक्वेशंस कुछ इस टाइप से हो जाएंगी। पहली इक्वेशन, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सेकेंड इक्वेशन, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equals to mass of the system multiplied by velocity of center of mass। total kinetic energy is equals to half ICM omega square
प्लस हाफ एम वी सी एम ओमेगा स्क्वायर. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज आई. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अगेन किस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है. तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा. ठीक है. तो अब इन थ्योरीज को, इन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई करते हैं कुछ छोटी छोटी सिचुएशन में. तो अब ध्यान से देखो. सबसे पहले तो ये लिख लो. लिख लिया ये सब. ओके. सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम. इमेजिन करो हमारे पास एक रॉड है. ठीक है. और उसके सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं. मास m है, लेंथ l है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है. और तुमने यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, लेट्स से मिड पॉइंट इज c, वहाँ पे हमने फोर्स लगाया F. ठीक है. ये एकदम यूनिफॉर्म रॉड है और ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है. हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और कोई ग्रेविटी का भी कोई फर्क नहीं है ना. वर्टिकल होता तब तो ग्रेविटी इधर लग रही होती, तो ग्रेविटी का भी कोई फर्क नहीं है. सो फाइंड एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो वैसे तो इंट्यूटिवली हम देख के ही बोल सकते हैं कि क्योंकि इसको एकदम मिड पॉइंट से खींचा जा रहा है तो कोई टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा. सेंटर ऑफ मास के बाद कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा. तो हम इंट्यूटिवली कह सकते हैं कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन तो ज़ीरो आने वाला है. क्या ये बात पकड़ पा रहे हो सब लोग? कि अगर हम रॉड को यहाँ से खींचते तब तो कुछ इसमें रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होता, लेकिन क्योंकि इसको एग्जैक्टली बीच से पकड़ के खींच रहे हैं, यहाँ से ना खींचते हुए एग्जैक्टली बीच से खींच रहे हैं, तो कोई रोटेशनल इफेक्ट पकड़ में नहीं आएगा इसके, है ना. इसलिए इसका एंगुलर एक्सीलरेशन तो ज़ीरो आने वाला है. बट हमें अपने फॉर्मूलेज के थ्रू देखना है ना. ये तो बहुत इजी सिचुएशन है, इस वजह से तो हम समझ गए. बट वी हैव टू अप्लाई आवर फार्मूलाज. सो सबसे पहले लीनियर वाला फार्मूला लगा देते हैं. F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है इसका, है ना, C. तो उसका एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे, F. मास है m, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा, F/m. ठीक है. और जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा वही एक्सेलरेशन हर पॉइंट का होगा, है ना. इसका एक्सेलरेशन a आया तो इसका भी a आएगा, इसका भी a आएगा, इसका भी a, सब हर पॉइंट का a आ जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि कोई रोटेशन नहीं हो रहा है. और वो कैसे पता चलेगा कि रोटेशन क्यों नहीं हो रहा है? कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा. तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास तो इसका वो हो जाता है ml²/12. अल्फा निकल के आएगा कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख देंगे तो अब ये फोर्स जो है ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, तो इसका मतलब टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये ज़ीरो. इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ज़ीरो है, तो यहाँ से अल्फा हो गया ज़ीरो. देर इज नो रोटेशनल इफेक्ट. ये रॉड ऐसी की ऐसी चलती रहेगी, ऐसी. इट विल नॉट रोटेट एट ऑल. ठीक है. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. वी हैव द सेम रॉड. हमारे पास वही की वही रॉड है
यूनिफॉर्म है एकदम, मास m है, लेंथ l है, बट इस बार हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं बट एक टॉप पॉइंट पे फोर्स लगा दिया, वही सिनेरियो है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखिए, नो फ्रिक्शन एट ऑल। अब आंसर क्या होगा? नाउ व्हाट इज ए ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड नाउ व्हाट इज अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लगा देते हैं, तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया यहाँ से? F बाई एम, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है? F। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज F बाई एम। ठीक है, अब टॉर्क वाली इक्वेशन लगा देते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो अल्फा निकल के आएगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना लें? ये वाली दूरी कितनी है? दिस दूरी इज L बाई टू, तो F इंटू एल बाई टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, so torque generated is F into L by 2 and that is I is ml square by 12 into अल्फा। तो यहाँ से अल्फा निकल के आएगा, है ना? ये समझ में आया ये कैसे लिखा? ये फोकस करो इस पे और बताओ इस कैसे आया ये, मतलब समझो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। ओके, तो अल्फा कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो ये 2 से 6, 2 6 है 12, एक L से एक L कट जाएगा, सो अल्फा निकल के आएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, अल्फा निकल के आएगा 6F बाय ml, ये निकल के आ गया। क्लियर? 6F बाय ml। ठीक है, तो अब लेट्स से हमें इस पॉइंट का एक्सीलरेशन लिखना है, टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट का। तो बॉटम मोस्ट का देखो, अल्फा हमने किस पॉइंट के अबाउट निकाला? अल्फा हमने ये इधर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला है। तो इसके लहजे से, इसके नज़रिए से रोटेशन में कितना हो रहा होगा? ये अल्फा एल है ना, इनफैक्ट अल्फा एल बाई टू, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? एल बाई टू, तो अल्फा एल बाई टू। और ट्रांसलेशन के नज़रिए से जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो सीधे जा रहा होगा, ये एफ बाई एम। तो नेट कितना हो रहा होगा इसका? कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 6F बाई एम एल और एल बाई टू, सो दैट इज व्हाट, एल से एल कट गया, 2 से 6 कट गया, तो 3F बाई एम, सो दिस इज 3F बाई एम। तो 3F बाई एम इस तरफ है और F बाई एम इस तरफ है, तो नेट किस तरफ आ जाएगा? नेट आ जाएगा इस तरफ, कितना? 3F बाई एम माइनस F बाई एम, सो दैट इज 2F बाई एम। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक्सीलरेशन हो जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, अब मान लो सपोज इस पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालना है, टॉप मोस्ट पॉइंट का। तो टॉप मोस्ट पॉइंट को सबसे पहले हम रोटेशन के नज़रिए से देखते हैं, तो वो कितना होगा? इस तरफ अल्फा इंटू एल बाई टू, क्योंकि ये डिस्टेंस एल बाई टू है। और ट्रांसलेशन के नज़रिए से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो तो है ही, कितना है वो? एफ बाई एम, तो एक एफ बाई एम और, तो इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा एल बाई टू, तो वो अल्फा एल बाई टू इसी के बराबर आएगा, 3F बाई एम, सो दिस इज 3F बाई एम। तो एक है F बाई एम और एक है 3F बाई एम, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एड ऑन हो जाएंगे, सो इट विल बी 4F बाई एम। ये एक्सीलरेशन ऑफ टॉप पॉइंट, ये एक्सीलरेशन ऑफ बॉटम पॉइंट। तो क्लियरली समझ में ना, अलग अलग एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे होंगे सारे पॉइंट्स, ऐसे हम हर पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो पुरानी सिचुएशन से अलग सिचुएशन हो गई इसकी। गॉट इट?
तो कुल मिला के अब हमें एफ इज इक्वल्स टू एम ए जो लिखते थे वो तो करना ही है, साथ में टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा भी कर देना है. दिस इज द बॉटम लाइन. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. So let's say we have a uniform solid sphere. ठीक है, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है. And it is uniform solid sphere जिसका मास m और रेडियस r है. ठीक है, और इसको इसके सेंटर पे ऐसे फोर्स लगा के खींचा जा रहा है. तो हमें बताना है कि क्या होगा इसका एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन. तो लिखते हैं, इस रिजिड बॉडी पर नेट फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है F, और मास इसका m है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा इस इक्वेशन से. तो F एक्सटर्नल इज F मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू F बाय m. कोई दिक्कत नहीं इसमें. ठीक है, अब टॉर्क लिखना चाहते हैं हम. टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा. तो इसके अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं है. जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, वो कितना टॉर्क जनरेट कर रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट. बताओ बताओ, हाउ मच टॉर्क इट इज प्रोड्यूसिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास. बोल दो, जो सोच रहे हो वही है. ज़ीरो, क्योंकि वहीं से गुजर रहा है वो. तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू, अब कुछ भी आई तो वो पता ही है वैसे तो हमें, 2/5 mr² होता है. लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वो तो जीरो ही वैल्यू आने वाली है अल्फ़ा की. तो अल्फ़ा ज़ीरो हो गया यहाँ से. ठीक है, अच्छा इस सिचुएशन में अगर फ्रिक्शन आ जाता, चलो ये तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस वजह से फ्रिक्शन नहीं आया, देयर इज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल. लेकिन अगर फ्रिक्शन आ जाता तो फिर टॉर्क जनरेट कर देता फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो सेंटर से नहीं गुजर रहा, वो तो यहाँ से गुजर रहा है ना. क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि और कोई फोर्स हो जाता, या फोर्स यहाँ सेंटर के बजाय ना लगने के बजाय यहाँ लग जाता, तब वो टॉर्क जनरेट कर देता. तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो. एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं. सेम सिचुएशन है, बस अंतर ये है कि ये फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है टॉप पॉइंट पर, यहाँ लग रहा है. बाकी सब सेम है कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, रेडियस r है, मास m है, और ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, तो बताना है हमें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास, और अल्फा क्या होगा. तो अब देखो, जो ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन लिखेंगे अपन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए,
तो उसमें एफ एक्सटर्नल फोर्स पूरा सिस्टम पे कितना लग रहा है, वो तो एफ ही लग रहा है. सो एफ इज इक्वल्स टू एम ऑफ सेंटर ऑफ ए इंटू सेंटर ऑफ मास, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एफ बाय एम. ये तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें. अब आ गए टॉर्क वाली इक्वेशन पे. टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा. कहाँ है सेंटर ऑफ मास, ये है. तो अब टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा ये फोर्स, कितना कर रहा होगा ये भी बताओ, कितना कर रहा होगा ये. क्या लिखूँ यहाँ पे, व्हाट शुड आई राइट हियर, बताओ बताओ, जो सोच रहे हो वही है. एफ इंटू आर, क्योंकि ये एफ है यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर है. अब आई क्या है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr² बिकॉज इट इज सॉलिड स्फीयर इंटू अल्फा. ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी अल्फा की. अल्फा इज इक्वल्स टू एक आर से एक आर कट गया और बच क्या गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 5f बाय 2mr. ये आ गया अल्फा. अच्छा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का आया है, बाकी पॉइंट्स का निकाल सकते हैं अपन वो सब दिमाग लगा के. अच्छा, अल्फा जो होता है ये सेंटर ऑफ मास नहीं, ये तो होल बॉडी का होता है. हर पॉइंट का सेम अल्फा है. अल्फा इज सेम फॉर एवरी पॉइंट. कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि ये तो लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन ये अल्फा किस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का या कौन से पॉइंट का. तो ये सेंटर ऑफ मास का नहीं होता है, इट इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट. ठीक है, आ रहा है समझ में. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. वही सिचुएशन है, हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है. यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m और रेडियस r है. और इस टाइम ये फोर्स, ये जो अपना सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस है. ठीक है, और फोर्स लग रहा है यहाँ पर. सो फाइंड एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन of sphere if it rolls without sliding. Also find friction force. Who is copper monster? कॉपर मॉन्स्टर कौन है ये? कॉपर मॉन्स्टर प्लीज अपना असली नाम बताओ. चलो कोई बात नहीं. ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर. तो सबसे पहला तो दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ जाएगा. अब फ्रिक्शन या तो यहाँ लगेगा इस तरफ, फ्रिक्शन कैन एक्ट ईदर दिस साइड और दिस साइड. एक्चुअली हमें पता नहीं किस साइड लग रहा होगा वो, लेकिन इंट्यूटिवली एक डायरेक्शन डिसाइड तो कर सकते हैं अपन. नहीं भी कर पाए तो किसी एक तरफ मान लेते हैं. और फिर उसके बाद
अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि हमने उल्टा माना था, है ना। तो अपन एक कोई रैंडम डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इसका सबसे पहले एफ बी डी बनाते हैं। तो फोर्स लग रहा है इधर। अच्छा, अल्फा कैसा होगा? अल्फा ऐसा होगा या ऐसा होगा? अल्फा वन या अल्फा टू? हम्म। ये भी फ्रिक्शन पे डिपेंड हो? नहीं नहीं, देखो, ये तो इंट्यूटिवली सोचो। टायर मान लो चलना शुरू हुआ। हाँ, यहाँ पे ऐसे जस्ट चलना शुरू हुआ है, मतलब कि रेस्ट से शुरू किया है हमने इसे। तो ये इस तरफ घुमा, ये ऐसे रोल कर रहा होगा ये टायर, ऐसे ऐसे। तो अल्फा ऐसा होगा। ठीक है। रिवर्स में चला रहा होगा तो फिर फोर्स इस तरफ लिखना पड़ता। अगर इस तरफ फोर्स लग रहा होता फिर ऐसा अल्फा होता। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अल्फा ही इस तरफ मान लिया। अच्छा, फ्रिक्शन भी मानना है किसी ना किसी तरफ। तो देखो, सबसे पहले तो अगर अल्फा इस तरफ है तो टॉर्क जनरेट केवल और केवल फ्रिक्शन ही कराएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। फ्रिक्शन ही टॉर्क जनरेट कराएगा और उसको अल्फा के सपोर्ट में ही आना चाहिए। इसलिए 100% आई एम श्योर कि एफ इस तरफ लगेगा। लेकिन मान लो ये सब नहीं सोच पाए, हमें सोचना भी नहीं है। मान लो कि हमने इधर मान लिया एफ, तो भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि एफ की वैल्यू बाद में नेगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो अब लिख देते हैं अपन इक्वेशन यहाँ पे। एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक तो ये कैपिटल एफ और एक ये स्मॉल एफ फ्रिक्शन। तो एफ प्लस एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन टॉर्क वाली बन जाएगी। तो टॉर्क वाली इक्वेशन क्या है? टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अब गौर से देखो, ये वाला फोर्स तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। केवल ये वाला टॉर्क जनरेट कर रहा होगा। ठीक है। और कितना कर रहा होगा? स्मॉल एफ इंटू आर। तो स्मॉल एफ इंटू आर किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस विल जनरेटिंग टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेट्स से नेगेटिव लिख देते हैं अपन, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज में माना है, उसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव। I about center of mass, this is what? This is solid sphere. So 2 by 5 mr square into alpha. And alpha is clockwise, so positive. तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ एक आर से एक आर कट गया। तो व्हाट वी कैन राइट, माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2/5 एम इंटू आर अल्फा। अच्छा, अब क्या करें? एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये है। दिस इज एक इक्वेशन, दिस इज दूसरी इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है, कि एफ वेरिएबल है, स्मॉल एफ वेरिएबल है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरिएबल है, अल्फा वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है। तो इसका मतलब सॉल्व तो नहीं हो पाएगी, एक और रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। इट रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। रोल्स विदाउट स्लाइडिंग का क्या मतलब है? अल्फा आर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर, ये यूज़ कर सकते हैं अपन। ये बात समझ में आ रही है? ये प्योर रोलिंग की कंडीशन।
तो अल्फा आर जहाँ भी है वहाँ पे अपन ए लिख सकते हैं, तो अल्फा आर की जगह क्या लिख दें, ए। सो माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2/5 एम ए। अब ये माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2/5 एम ए, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू -2/5 एम ए। इसको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस एफ में, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एफ -2/5 एम ए इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से एफ निकल गया है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए 1 + 2/5, सो दैट इज 7/5 एम ए। सो यहाँ से ए कितना आ गया, 5f/m। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 5f/m। एक बार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया तो ये आर अल्फा के बराबर है। सो आर अल्फा इज इक्वल्स टू 7f/m। अल्फा इज इक्वल्स टू 7f/mr। ये आंसर हो गया। समझ में आया ये? लिख लो इसको। ठीक है, तो आज का तुम्हारा होमवर्क है जो डायनामिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, वो वाली इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। ओके।